लाइव कर थैंक यू मैम। लाइव है। ओके, सभी बच्चों को दोपहर की नमस्ते, जितने भी लोग अभी जुड़े हैं। और अगर आपके आसपास उनका कोई फोन नंबर वगैरह है तो उनको बता दीजिए कि क्लास शुरू हो गई है, ताकि हम अपनी क्लास को लाइवली शुरू कर पाए। अभी आज और पिछले 2 क्लासेस में मैं आपकी क्लास नहीं ले पाई थी, उसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी भी हूँ। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी पहली क्लास इस वाले सेशन में, और हमारा टॉपिक है अधिगम और अभिव्यक्ति की समझ। हमने जब सबसे पहली क्लास में अपने सिलेबस को डिस्कस किया था, तब हमने बात की थी छोटे छोटे बिंदुओं के माध्यम से कि अधिगम क्या है, अभिव्यक्ति क्या है। आज हम उसे विस्तृत रूप में जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कोई भी बीच में संदेह आता है या कोई प्रश्न आता है तो आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रश्न को उसमें लिख दीजिए। मैं प्रयास करूंगी कि सभी बच्चों के प्रश्नों का उत्तर मैं इसमें दे पाऊं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं इस विषय से संबंधित, इस पेपर से संबंधित। तो अधिगम और अभिव्यक्ति की समझ, जैसा कि हमने अपनी पहली क्लास में भी देखा था कि अधिगम क्या है। आप में से कोई शेयर करना चाहेंगे तो मुझे चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आपके पास 1 मिनट का टाइम देती हूँ मैं आपको। सॉरी। ओके, अभी आप अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपको अधिगम के बारे में क्या लगता है। मैं आपके साथ अपनी बात शेयर कर लेती हूँ कि अधिगम का अर्थ है सीखना। अधिगम का मतलब है सीखना, और सीखने से यहाँ हमारा अभिप्राय है कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में, उसके चिंतन में, उसकी सोच में जो परिवर्तन आता है, जो बदलाव आ जाता है, उसी को हम सीखने के रूप में समझ सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ना मैम हम तो हर वक्त सीखते ही रहते हैं, चाहे हम स्कूल में हैं या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हैं या फिर आप समाज में हैं, आप हर वक्त सीखते हैं, है ना। लेकिन क्या वाकई हर बार हम जो चीजें देखते हैं, जो काम करने की कोशिश करते हैं, वो हमारा सीखना होगा? तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है शिक्षा के विद्यार्थी होने के नाते कि हम कोई भी काम सीखें, कोई भी कौशल के बारे में जानना सीखें, वो किस तरह काम करता है, किन स्थितियों में रहता है, क्या उसके परिणाम और प्रभाव होते हैं। जब इन चीजों को जानकर हम अपने अंदर सहेज लेते हैं, उनका ग्रहण कर लेते हैं, और उसके पश्चात उसे आवश्यकता पड़ने पर किसी भी स्थिति में उपयोग में लेकर आ पाते हैं, तो हम ये मानते हैं कि हमने सीखा है। और वो उपयोग में आप कब लेकर आ पाएंगे? जब वो सीखना जो आपने सीखा है वो स्थायी प्रकार का होगा। अगर किसी काम को करने के बाद या किसी तथ्य को याद करने के बाद आप भूल जाते हैं, तो भाविक है कि आप उसे किसी दूसरी परिस्थिति में उपयोग में नहीं लेकर आ पाएंगे। तो वहां पर हम ये कहेंगे कि हमने कुछ नहीं सीखा। ठीक। तो अगर आपके पेपर में ये प्रश्न आएगा कि अधिगम क्या है, तो आप अपने प्रश्न की शुरुआत, अपने उत्तर की शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं कि अधिगम का अर्थ है सीखना, और सीखने का अर्थ है व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी रूप से परिवर्तन का आना। और ये स्थायी ऐसा नहीं कि कभी कभी ऐसा भी होता है आप कुछ चीजें हल्का सा भूल जाते हैं। सपोज मान लीजिए 20 साल हो गए किसी चीज को सीखे हुए, 30 साल हो गए किसी चीज को सीखे हुए, तो हम उसे दोबारा से पुनः उपयोग करने के लिए हमें थोड़ा सा उसको रिवाइज करना पड़ जाता है, लेकिन फिर आपको वो सब चीजें याद आ जाएंगी, तो हम ये मानेंगे कि आपने सीखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि समय के साथ जब किन्हीं चीजों को हम उपयोग में नहीं लेकर आ पाते हैं तो वो थोड़ा सा धुंधला पड़ जाता है। तो धुंधला ज्ञान का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हमने नहीं सीखा, बल्कि हल्का सा भी कुछ आपको मेमोरी का कोई पॉइंट याद आ गया है, कोई भी क्लू मिल गया है और आपको वो काम आप फिर से कर पा रहे हैं, तो आप ये मान कर चलिए कि आपने अधिगम किया था या आपका अधिगम हुआ है। ठीक। तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, इस बात को आप अंडरलाइंस में याद कर लीजिए कि जब भी किसी वस्तु को आपने इस तरह सीख लिया है कि वो हमेशा के लिए आपके जहन में, आपके व्यवहार में, आपके चिंतन में, आपके अनुभव में शामिल हो गई है,
और आप उसे जरूरत के समय कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सीखना क्या होगा? सीखना एक प्रक्रिया है। और प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि हम लगातार सीखते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि हम कहीं पर किसी स्थान पर शून्य में बैठे। आप कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ सुन रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, है ना? तो वो सभी स्थितियां, चाहे वो देखने की है, सुनने की है, सोचने की है, अनुभव करने की है, वो सभी एक निरंतर रूप से होती है। और जो चीज निरंतर रूप से चलती है उसको हम प्रक्रिया के रूप में जानते हैं। ठीक। तो अब वो जो प्रक्रिया है उसमें लगातार आप कुछ ना कुछ जहन में चलता रहता है। आप कुछ चीजों को जोड़ते हैं, कुछ चीजों को घटा देते हैं। जोड़ना घटाने से मतलब ये नहीं कि हम संख्याओं को घटा रहे हैं, मतलब कुछ आपके अनुभवों में शामिल होता जाता है, कुछ आपकी जो याददाश्त स्मृति है उससे कम होता जाता है। तो एक प्रक्रिया चलती है। वो पूरी प्रक्रिया को हम सीखने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी ज्ञान के स्थायी होने से पहले वो अस्थायी ही होता है। ठीक है। तो सीखना एक प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि हम लगातार चीजों को देखते और समझते रहते हैं। तो अब ये जो सीखने की प्रक्रिया है इसके मुख्य रूप से 3 बिंदु हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, ताकि आपको इसे फिर से रिवीजन करने में आसानी रहे। कि सीखना पूर्व ज्ञान पर आधारित है। जब भी आप कुछ देखते हैं या फिर सोचते हैं या फिर समझते हैं या फिर अनुभव कर रहे हैं किसी जगह पर बैठकर, तो आपको क्या लगता है? कोई मान लीजिए कोई चीज आपके सामने ऐसी है जो आपने आज तक ना देखी थी, ना उसके बारे में सुना है, आप उसको जानते ही नहीं कि उसका कार्य क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसका नाम भी नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, तो क्या आप उसके बारे में सीख सकते हैं? प्रश्न जो है वो बड़ा, क्या कहूँ उसको, अटपटा सा ही लगेगा यहाँ पर, क्योंकि आप जब जान ही नहीं रहे हैं उसके बारे में तो सीखेंगे कैसे, है ना? तो ऐसी स्थिति में हम ये मानकर चलते हैं यहाँ पर, या हम से मतलब जो भी विद्वान व्यक्ति हैं जो सीखने के बारे में बात करते हैं, कि सीखना पूर्व ज्ञान पर आधारित है। अगर आपको किसी वस्तु के बारे में, किसी घटना के बारे में पहले से थोड़ी सी जानकारी है, तो उसके बाद जब आप उसके साथ समव्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं या फिर काम करते हैं उस चीज के साथ, तो आपका सीखना जो है वो स्थायी बन पाएगा। ठीक है। आपके व्यवहार में जो परिवर्तन उस वस्तु या व्यक्ति या स्थान के संपर्क में आने से होगा वो स्थायी हो पाएगा। दूसरा इसके लिए है कि शिक्षार्थियों की प्रेरणा और संज्ञानात्मक जुड़ाव की आवश्यकता होती है। आप किसी भी कार्य को अगर सीखना चाहते हैं, कुछ भी वस्तु या घटना के बारे में अनुभव करना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आपका उसके साथ एक जुड़ाव हो। अब जुड़ाव से मतलब ये नहीं कि हम उसके साथ अटैचमेंट में आ जाएंगे, छोड़कर नहीं जाना, इस टाइप से। यहाँ पर जुड़ाव, संज्ञानात्मक जुड़ाव से मतलब है कि आपने उस वस्तु को देखा, देखने के बाद आपके मन में ये थॉट आया, एक विचार आया कि ये वस्तु जो है वो मैं इसके बारे में ये जानता हूँ, सब कुछ उसका नाम जानते हैं या फिर उससे किसी काम के बारे में जानते हैं, है ना? फिर उसके बाद अगला थॉट क्या आएगा? पहला तो हमें पूर्व ज्ञान में उसकी वस्तु का नाम के बारे में पता चल गया कि हमें इसकी ये जानकारी पहले से ही है। दूसरा, अब ये प्रोसेस है कि इसका यहाँ पर क्या उपयोगिता होगी। तीसरा, अगर मैंने इसको उपयोग में ले लिया या अपने व्यवहार में ले लिया, तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या प्रभाव हो सकते हैं, अगर उसका कुछ कोई कमी है उसके अंदर, या फिर कोई नकारात्मक प्रभाव अगर आ रहा है, हम उस नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये जो विचारों की एक लड़ी चलेगी ना, ये आपकी सीखने की प्रक्रिया में बहुत अहम होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो सबसे पहले सीखना क्या है? आपकी पूर्व जानकारी पर आधारित है, यानी कि आप उस वस्तु, उस घटना, उस जगह के बारे में कितना जानते हैं। नंबर 2, कि जो भी बच्चे सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं, उनको उनका जो संवेदना तंत्र होता है ना, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, और आपका जो सेंसेशन है त्वचा के माध्यम से, उसके साथ उस वस्तु का, उस घटना का, उस अनुभव का जुड़ना बहुत जरूरी होता है। और तीसरा, सीखना कुछ विशेष संदर्भों से भी प्रभावित होता है। यहाँ पर क्या प्रभाव मतलब है इसका? विशेष संदर्भ से हमारा अभिप्राय है कि जब भी आप किसी वस्तु के बारे में सीखना चाहते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में सीखना चाहते हैं, किसी कार्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि हम किस वातावरण की बात कर रहे हैं, उसका परिप्रेक्ष्य क्या है, उसका संदर्भ, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। संदर्भ से यहाँ पे अभिप्राय कि वो वस्तु या घटना, वो व्यक्ति किस तरह के वातावरण में उपस्थित है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक छोटा बच्चा आपसे पूछता है
5 साल का बच्चा आपसे पूछता है कि मुझे बल्लभगढ़ जाना है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति पूछेगा कि मुझे बल्लभगढ़ जाना है, तो आपको तुरंत ये वाली चीज स्ट्राइक करेगी कि इसको उस जगह के बारे में जानना है कि बल्लभगढ़ कहाँ पर है और मैं इसको रास्ता बता दूं। लेकिन अगर एक 5 साल का बच्चा आपसे पूछ रहा है कि मुझे बल्लभगढ़ जाना है, तो दिमाग में ये परसेप्शन नहीं आएगा कि वो जगह के बारे में पूछ रहा है आपसे, क्योंकि 5 साल के बच्चे से हम ये उम्मीद कर भी नहीं रहे कि उसको बल्लभगढ़ नाम की जगह के बारे में पता होगा, या कोई भी लोकल नाम आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे मन में प्रश्न ये आएगा कि इसने ऐसा क्यों पूछा, इसे क्या करना है इसके संदर्भ, कैसे जाएगा वहां पर, ये बहुत पीछे रह जाएगा प्रश्न। प्राथमिकता के आधार पर हमारे मन में जो संदेह आएगा वो यही रहेगा कि भाई इसने ऐसा क्यों पूछा, इसको क्या आवश्यकता है इसमें। तो जो संदर्भ है उम्र का, वो वहां पर काम कर रहा है कि अगर बड़ा व्यक्ति पूछेगा तो हम डायरेक्टली इसको जगह के बारे में बता देंगे कि भैया इसी स्टेट में है, ये वाली बस पकड़ना, ट्रेन पकड़ना या जहाज, व्हाटएवर जिसमें भी वो जाना चाहे आप जा सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चे के संदर्भ में ये वाली बात लागू नहीं होगी। तो जो सीखना है उसके लिए 3 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, जिस भी वस्तु, घटना, व्यक्ति, कार्य, अनुभव के बारे में आपको सीखना है, आप जानना चाहते हैं, उसके बारे में पूर्व की जो जानकारी है वो बहुत अहम होती है। मतलब पहले से ही आप क्या जानते हैं उसके बारे में। दूसरा, कि जो भी व्यक्ति सीखना चाहता है उसका संज्ञानात्मक जुड़ाव उसके साथ होना चाहिए, यानी कि वो बंदा बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए, उसके आंख, नाक, कान सब खुले होने चाहिए, ताकि वो सारी सूचनाएं, सारी जानकारियां जो है वो अपने अंदर समाहित कर सके। और तीसरा, कि सीखना जो है वो परिस्थितियों के संदर्भ में होता है, अकेला या फिर ये कहूं कि निरपेक्ष रूप से आप नहीं सीख सकते चीजों के बारे में। मान लीजिए आप किसी त्योहार की बात कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल संदर्भ की बात करें कि दीपावली के बारे में जानना है, लेकिन आप किसी मुस्लिम कंट्री में रहते हैं जहां पर दीपावली ऐसे नहीं सेलिब्रेट किया जाता है ना, तो वो जो संदर्भ है वहां पर आपको शायद बहुत जानकारियां ना मिले, लेकिन आप अगर आप भारत में बात करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। ऐसे किसी लोकल फेस्टिवल के बारे में भी आप कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जिस भी चीज को आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो किस संदर्भ में, किस वातावरण में है, किस पर्यावरण में है, क्या परिस्थितियां हैं वहां पर, इन सब चीजों को जानकर भी आपका जो अधिगम है वो सार्थक होगा। सीखने के बारे में जो सबसे पहले दार्शनिक विचार अभिव्यक्त किए गए वो प्लेटो और अरस्तु के विषय में हमें जानकारी मिलती है। प्लेटो, लॉक, अरस्तु आदि। और प्लेटो ने कहा कि हम किसी भी वस्तु के बारे में केवल और केवल तभी जान सकते हैं जब हमें उसकी पूर्व जानकारी हो। क्योंकि अगर आपको पूर्व में कुछ भी नहीं पता और आपके सामने सपोज मान लीजिए एक गोल गोल चीज है, आप जानते ही नहीं है कि वो गोल गोल चीज क्या है, तो आप उसके बारे में क्या ही सीखेंगे और क्या परिवर्तन आपकी सोच में या आपके कार्य क्षमता में आ सकता है इसको लेकर, है ना। तो जो प्लेटो ने कहा कि हम या कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज के बारे में तभी सीख सकता है जब उसे उसके बारे में पहले से ही जानकारी हो, चाहे सिर्फ उसे उसका नाम ही पता हो, या वो किस चीज से बनी है यही पता हो, या वो किस काम के लिए उपयोग में आएगा वही पता हो, लेकिन कुछ ना कुछ पूर्व जानकारी उसके पास होनी ही चाहिए। अरस्तु ने कहा कि हम किसी भी चीज के बारे में सीख सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे? अगर वो या तो उसमें समानताएं हैं आपस में, या फिर वो बिल्कुल विपरीत है। यानी कि दो चीजों के बारे में कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से समझ सकता है, समान चीजों के बारे में और अलग अलग जो बिल्कुल उल्टी है, उनसे बिल्कुल विपरीत है उनके बारे में। अगर चीजें आपस में कुछ चीजों में सिमिलर है, कुछ चीजों में डिफरेंट है, उसको कहते हैं संबंधता का सिद्धांत। कि एक मतलब मान लीजिए आपके पास 5 चीजें हैं या 6 चीजें हैं, उनमें से 3 चीजें एक जैसी हैं और 3 चीजें एक जैसी, तो वहां पर समझने के लिए या सीखने के लिए आपको ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम वस्तुओं के बीच में संबंधों को सीखते हैं तो हमें बहुत सारी पूर्व जानकारियों की जरूरत पड़ती है। तो अगर आरंभिक तौर पर हम सीखने की बात करेंगे तो हम सबसे पहले समान या फिर असमान चीजों के बारे में जानकारियां पा पाते हैं और फिर उसको हम सीख पाते हैं। ठीक। सीखने का व्यवहारवादी सिद्धांत। अब यहाँ पर जो हमने बात की, हम सिर्फ यहाँ फर्स्ट में जो सीखने की अधिगम की बात कर रहे थे, व्यवहार में परिवर्तन, फिर हमने सीखने को एक प्रक्रिया के रूप में देखा, और फिर हमने
सीखने की जो विद्वानों ने जो बात की कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को किस तरीके से सीखता है। तो सबसे पहले तो पूर्व जानकारी के आधार पर कि हमें क्या-क्या चीजें उसके बारे में पता है, और नंबर 2 पर कि उसमें क्या समानताएं हैं और कौन सी चीजें बिल्कुल समान है आपस में, कौन सी चीजें बिल्कुल उल्टी हैं, विपरीत है। ठीक। अब हम देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति किस तरीके से चीजों को सीखता है। अब उस सीखने की प्रक्रिया पर आ रहे हैं। बिल्कुल पहला पॉइंट था ना, सीखना एक प्रक्रिया है। तो कैसे प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत को समझने से पहले अगर हम इसका थोड़ा सा भूमिका देखें तो आपको ज्यादा बेहतर आई थिंक समझ आएगा कि अगर मानव सभ्यता की शुरुआत की बात करें तो वहां पर मानव के पास बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी और वो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर रहता था। यानी कि पेड़ों से या प्रकृति से जो भी सामान हमें उपलब्ध होता था उसी के आधार पर मानव का जीवन व्यतीत होता था। चाहे वो खाना था, चाहे वो कपड़े थे, चाहे वो घर था, मतलब पेड़ों की छाया में रहना या फिर गुफाओं में रहना, इस तरह की चीजें होती थी। ठीक है। तो प्रकृति की ये जो चीजें थी, कुछ चीजें बहुत अच्छी थी जो मनुष्य को बहुत लाभ देती थी और कुछ चीजें ऐसी भी थी जो उसको नुकसान पहुंचाती थी। तो धीरे धीरे जब लाइफ साइकिल जीवन चक्र हमारा आगे बढ़ा तो हमने ये पाया कि जो अच्छी चीजें हैं उसको बढ़ाना चाहिए। सीख रहे थे, आप देख रहे हैं क्या, और क्या सीखा था कि प्रकृति में कुछ चीजें तो बहुत लाभदायक है जिनसे मानव जीवन को सुविधामय बनाया जा सकता है, मानव जीवन को मानव जीवन के लिए वो बहुत उपयोगी है, मनुष्य को विकसित होने में बहुत मदद करती है। और प्रकृति में ही कुछ चीजें ऐसी थी जो उसके जीवन के लिए घातक भी थी। चाहे वो खाने के फल फ्रूट्स को ही ले लीजिए कि कुछ फल जहरीले होते थे, कुछ फल बड़े अच्छे होते थे। तो मनुष्य ने उसको बार बार खा के क्या देखा, उसने देखा कि चीजें ऐसी हैं और उसने उसको वर्गीकृत किया। पहले तो सारे फल समान थे, उसने ये सीखा, देखा। हमने पहले ही बात की ना अभी कि कैसे सीखेंगे, या तो समानता के आधार पर देखेंगे या उसको अलग अलग के आधार पर। और जब वो चीजें आपके सामने सारे फ्रूट्स थे फिर उसको वर्गीकृत किया गया, ये अच्छे और ये खराब। ऐसे ही केवल खाने की चीजें नहीं, पहनने की भी, जानवरों की भी, प्रकृति के अन्य उत्पादों की भी। तो उन सभी स्थितियों में हमने जो उपयोगी चीजें थी उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए कुछ बातें की गई, कुछ नियम बनाए गए और उन नियमों पर ही चलने की बात जब कही गई तो जो दूसरा दौर शुरू हुआ मानव सभ्यता का वो था आदर्शवाद। अब इस आदर्शवाद में कुछ ऐसे सिद्धांतों की स्थापना कर ली गई कि भाई इन इन चीजों को आप मानेंगे तो आपका हमेशा फायदा होगा, इन इन चीजों को करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी, सामुदायिक रूप से भी। तो ऐसी स्थिति में अब आदर्शवाद क्या सिखाने की कोशिश कर रहा था कि जो ऐसे काम करेंगे तो बहुत अच्छी चीजें हो जाएंगी, दूसरे तरीके से किया तो थोड़ा सा गड़बड़ाएंगी चीजें। अब वो चीजें स्थापित होने लगी। सीखने का पैटर्न क्या बन रहा था, किसी ने बताया और आपने उसको मान लिया। जब इस अवधारणा पर जीवन चक्र चला तो फिर धीरे धीरे क्या बना कि चीजें एक्सट्रीमिस्ट होती चली गई। यानी कि अब एक अच्छी चीजों को मानने के लिए आप कहेंगे कि अतिवादिता होना, या ये चीज खराब है इसके लिए भी अतिवादी होना, और अति हर चीज की बुरी होती है। आप सबने ये वाला सेंटेंस सुना भी होगा कि बहुत ज्यादा होना अच्छा अच्छा होता है, लेकिन अगर अति हो गई है, बहुत 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 ज्यादा अच्छा हो गया है कुछ भी, तो वो चीजें खराब होने लगती हैं फिर। और आदर्शवाद में भी ऐसा ही कुछ अंधविश्वास टाइप का चला कि भाई सारी चीजें, सभी व्यक्तियों के लिए एक चीज अच्छी नहीं हो सकती। ये आदर्शवाद का चेंज होने का एक पैरामीटर यहाँ पर स्थापित हुआ। तो अब तीसरे नंबर पर जब हम जिस स्टेप पर आए वो था प्रयोगवाद, कि हम एक्सपेरिमेंट्स करके देखेंगे क्या अच्छा है, किसके लिए अच्छा है, और क्या बुरा है और किसके लिए बुरा है, क्योंकि एक ही चीज तो सबके लिए अच्छी या बुरी नहीं हो सकती। एक्सपेरिमेंट के बाद जब एक्सपेरिमेंट्स की अति होना शुरू हुआ, सबसे अहम चीज क्या उभर कर सामने आई कि जो मानवीय संवेदना थी, मानवीय संवेग थे, भावनाएं थी, व्यवहार थी, या मानव की जो सामाजिकता थी, उसको भी बहुत ज्यादा मैकेनाइजेशन कर दिया गया, यानी कि मशीनीकरण सा हो गया। क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है, हम कुछ चीजों को बिल्कुल फिक्स मान लेते हैं
तभी तो एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स, सॉरी हाइड्रोजन का, हाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का एक बराबर हमेशा पानी ही बनेगा, यानी कि H2O इज इक्वल टू वाटर। ठीक, तो एक्सपेरिमेंटिज्म ने क्या किया या प्रयोगवाद ने क्या किया कि चीजों को फिक्स करना शुरू कर दिया कि ऐसा ही है, अगर आप ये करेंगे तो ऐसा ही होगा, ये करेंगे तो ऐसा ही होगा। तो ये वाली स्थिति भी बहुत अच्छी मानव सभ्यता के विकास के लिए नहीं मानी गई, और उसके आगे जो युग शुरू हुआ वो था व्यवहारवाद। यानी कि अब हम चीजों को इस तरीके से लेकर चल रहे थे कि ठीक है भाई, स्थितियां भी होंगी, नियम भी होंगे, और वो नियम जो है वो मानव व्यवहार को कहीं पर प्रभावित भी कर रहे होंगे, कहीं पर मानवीय व्यवहार और संवेगों के आधार पर वो नियम प्रभावित होंगे, और इस तरीके से जो एक मिश्रण चलेगा वो व्यवहारवाद है आपका। यानी कि मनुष्य के, व्यक्ति के व्यवहार पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया गया। 19वीं शताब्दी के आरंभ में जो है वो व्यवहारवाद शुरू हुआ, और 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक इसका जो है बहुत ज्यादा व्यवहारिक प्रचलन भी रहा व्यवहारवाद के बारे में। अब शिक्षा में हम ये सब चीजें क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं, जो शिक्षार्थी हैं, वो किस तरह से चीजों को समझते हैं। ठीक, तो व्यवहारवाद ने क्या कहा? व्यवहारवाद ने कहा कि मनुष्य का जो व्यवहार है वो वातावरण से प्रभावित होता है, और वातावरण मनुष्य के व्यवहार से प्रभावित होता है। यानी कि दोनों के बीच में एक अंतःक्रिया जो है वो चलती है, और वो अंतःक्रिया ही उसके सीखने का आधार बनती है। ठीक, रूसी शरीर विज्ञानी पैवलोव ने व्यवहारवाद की शुरुआत की थी, और उन्होंने इसे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है वो प्रमाणित भी किया। पैवलोव ने कुत्तों पर प्रशिक्षण किया था। अगर यहां तक आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रही हूँ। ओके, कोई भी प्रश्न नहीं पूछ रहा है तो आई विश कि आप सभी को अभी तक मैंने जो भी बताया है वो सारी चीजें क्लियर हैं। दैट्स वेरी नाइस। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है बेटा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मुझसे। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि रूसी शरीर विज्ञानी पैवलोव ने कुत्तों पर क्या प्रशिक्षण किया। ये चित्र देख रहे हैं आप, पिक्चर GIF है बेसिकली। इसमें आपको एक बेल का सिंबल दिख रहा है, एक बेल जो है वो हिल रही है, और एक डॉगी है, उसके मुंह से जो है वो स्लाइवा टपक रहा है, यानी कि लार जो है वो टपक रही है। यहाँ पर देखिए, बेल बजी, बेल बजी, खाना आया, और कुत्ते के मुंह से लार टपकी। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देती हूँ कि पैवलोव ने कहा क्या था एग्जैक्टली। पैवलोव ने कुत्ते को, मैंने कहा ना कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसने इस बात को प्रूव किया कि कैसे जो टेक्निकल चीजें यानी कि मशीनों के माध्यम से या फिर एक सिस्टम, नियमों के माध्यम से किसी के व्यवहार को प्रभावित किया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, एक कुत्ता लिया और उसको ना बांध दिया, पूरा जो वातावरण है उसको बिल्कुल लिमिट कर दिया उन्होंने कि यहाँ पर घंटी है, यहाँ पर खाना है, यहाँ पर कुत्ता है, और कुत्ते को भी बांधा हुआ था उन्होंने लिटरली। तो एक्सपेरिमेंट ये था कि घंटी बजेगी, घंटी के बाद खाना आएगा, और खाना देखकर नॉर्मली क्या होता है, जब भी हमारे सामने कोई बहुत स्वादिष्ट सा खाना आता है तो हमारी लार टपकने लगती है ना, कि मुंह में पानी आना, बेसिकली मुंह में पानी आ जाता है। तो कुत्ते के साथ भी यही सिचुएशन होती थी कि जब उसने खाना देखा तो उसके मुंह से लार टपकती। पैवलोव ने कई दिन तक लगातार इस एक्सपेरिमेंट को किया, और फाइनली जो डॉग है उसने एक चीज को सीखा, और वो सीख क्या था कि जैसे ही घंटी बजेगी उसको खाना मिल जाएगा। अब स्थिति क्या बनी इसमें कि एक दिन पैवलोव ने केवल घंटी को बजाया, खाना नहीं आया, इसके बावजूद भी कुत्ते के मुंह से लार टपके। आप समझ रहे हैं, पहले एक्सपेरिमेंट में था कि घंटी बजी, खाना आया, और कुत्ते के मुंह से लार टपकी। फिर कुत्ते ने घंटी की आवाज को एसोसिएट कर लिया। आप समझ रहे हैं, उसने कानों से घंटी को सुना था या आंखों से देखा भी था।
कि घंटी बज रही है, फिर खाना आ गया, उसने देखा, अपने संवेगी अंगों का इस्तेमाल कर रहा था, तो उसने उसके साथ जुड़ गया वो घंटी की आवाज के साथ, कि कुत्ते ने ये समझ लिया या सीख लिया कि जैसे ही घंटी बजेगी वैसे ही खाना मिलेगा। एक दिन सिर्फ घंटी बजी, खाना नहीं आया, लेकिन फिर भी कुत्ते के मुंह से लार टपकी, तो पावलोव इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुत्ते ने ये सीख लिया है कि घंटी बजने के साथ उसको खाना मिलेगा। ये उसकी लर्निंग हो गई। ठीक, अब आप देखिए, हमने जो पहली बारे में बात की थी वो यही था ना, पूर्व ज्ञान पर आधारित है। कुत्ता खाने को भी जानता है, कुत्ता घंटी को भी जानता है, लेकिन घंटी और खाने के बीच में कोई रिलेशन है आपस में, इसके लिए इसको क्या करना था, संज्ञानात्मक जुड़ाव की आवश्यकता थी। मतलब उसकी आंख, नाक, कान, उसका जो मस्तिष्क का जो सोच है, जो चिंतन क्षमता है उसकी, उसमें उसको ये समझने की जरूरत थी कि जैसे ही घंटी बजेगी खाना आएगा और मुझे मेरे पेट में खाना पहुंच जाएगा, मतलब मैं खा पाऊंगा उसको। तीसरा, कुछ विशेष संदर्भों से प्रभावित है कि शायद कुछ टाइम का स्पेसिफिकेशन भी रहा होगा, है ना। तो रूसी वैज्ञानिक पावलोव ने ये कहा कि अगर वातावरण को स्पेसिफाइड किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है, कुछ नियमों को सुनिश्चित किया जाता है, तो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन या किसी के भी व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। इसमें दो चीजों की बात की गई थी, एक वातावरण में क्या था, उद्दीपक थे। जो घंटी थी वो भी उद्दीपक था। उद्दीपक होता है कोई ऐसा तथ्य, कोई ऐसी बात या कोई ऐसी वस्तु जो आपको क्या कहें उसको, प्रेरित करती है किसी चीज के लिए। जैसे मान लीजिए कि किसी ने आपको बहुत खुश करना है और आपको ना गुलाब के बहुत सारे फूलों का ना बुके आपको दे दिया, तो आपको फेस पर स्माइल आ जाएगी कि मुझे इतना अच्छा सा गिफ्ट मिला है ना। तो वो जो फूलों का बुका है वो आपके लिए उद्दीपक होगा, आपके मन को खुश करने के लिए। तो उद्दीपक आप समझ रहे हैं कि बाहरी वातावरण की ऐसी कोई भी चीज जिससे आपके मस्तिष्क पर, जिससे आपके मन पर कोई अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है, उसको उद्दीपक कहते हैं। तो पावलोव ने कहा कि वातावरणीय उद्दीपकों से, कि वातावरण में जो भी कोई चीज है वहां से आप कोई भी उद्दीपक लेकर किसी व्यक्ति को व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। फिर से देखिए, घंटी बजी, कुत्ते के मुंह से लार टपकी, दिस वाज द सेकंड स्टेप बेसिकली। यहाँ पर देखिए, बेल बजी, खाना आया, कुत्ते के मुंह से लार टपकी। लेकिन नेक्स्ट क्या हुआ, सिर्फ बेल बजी, खाना नहीं आया, लेकिन कुत्ते के मुंह से लार टपकी। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर एक दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप ध्यान से देखिए, एक CS है और एक CR है। ये है कंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि घंटी का जो है वो कंडीशन था, बिना घंटी के बजे खाना नहीं आएगा, घंटी के बजने पर ही आएगा। तो आपने एक कंडीशन, एक नियम जो है वो फिक्स कर दिया था। तो जब ये कंडीशन फिक्स थी आपकी स्टिमुलस की, एस मतलब स्टिमुलस, कोई भी वातावरण की चीज जो आपके व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता रखती है, ठीक है। और कुत्ते के मुंह से जो लार टपकी, दैट इज CR, यानी कि कंडीशनल रिस्पॉन्स। आपका स्टिमुलस कंडीशन था, फिर उसके बाद भोजन आ रहा था, वो भी क्या था, कंडीशन था। और कुत्ते का जो रिस्पॉन्स था लार टपकना, वो भी कंडीशन था। यानी कि एक कंडीशन थी घंटी बजना, ये भी कंडीशन थी कि घंटी बजने के तुरंत बाद खाना आ जाएगा। तो जैसे ही खाना आया, ये भी कुत्ते की कंडीशन बन गई कि वो लार टपकाएगा, बट बीच में से हमने खाने को स्किप कर दिया, तो सिर्फ स्टिमुलस रह गया और रिस्पॉन्स रह गया, यानी कि उद्दीपक रह गया और लार रह गई। तो इसमें हमें कंक्लूजन क्या निकाला गया एक्सपेरिमेंट से, कि कुत्ते ने इस बात को सीख लिया है कि घंटी की आवाज के साथ उसको खाना मिलेगा। इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स थॉर्नडाइक और BF स्किनर नाम के विद्वानों ने भी किए, जिन्होंने बिल्ली पर, कबूतर पर और चूहे जैसे जानवरों पर जो है वो इस तरह की कंडीशनिंग करके लर्निंग की बात की। यानी कि अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो आप उसके लिए एक वातावरण बनाइए स्पेसिफिक, और जो जिस तरह का वातावरण आप बनाएंगे, तो उस वातावरण में जो आप सिखाना चाहते हैं वो दूसरा व्यक्ति सीख ही लेगा। एजुकेशन में इसका क्या रोल रहा, बेसिकली स्कूलों में क्लासेस का या कॉलेजेस में क्लासेस का एनवायरनमेंट, वातावरण इस तरह का हो कि बच्चों को सीखने के लिए प्रेरणा मिले। थॉर्नडाइक पावलोव ने पुरस्कार और दंड की बात नहीं की थी, उन्होंने केवल कंडीशन की बात की थी कि आप कुछ कंडीशंस जो है वो फिक्स कर दीजिए, तो ही लोग चीजों को सीख पाएंगे।
बच्चे। अब थॉर्नडाइक और बीएफ स्किनर ने भी इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन्होंने भी चूहों को खाना तब दिया जब वो अपने पजल में से निकल गए, कबूतर को खाना तब मिला जब वो अपने पजल में से निकल गया। सेम हैपेंस विद द बिल्ली, है ना। आप बुक में देखेंगे, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ना, बड़ा मजेदार लगता है इसको देखना। इन्होंने एक बात और कही कि पुरस्कार एवं दंड। थॉर्नडाइक एवं बीएफ स्किनर ने ये बात कही कि अगर आप किसी व्यक्ति के व्यवहार में अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप पुरस्कार का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप पनिशमेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्योंकि अब देखेंगे कि जो बीएफ स्किनर ने चूहों पर किया था, अगर वो चूहा ठीक से जाता है, ठीक रास्ते से, उसको करंट नहीं लगेगा, समझ रहे हैं, या झंझनाहट नहीं होगी, बहुत हल्की सी थी, माइन्यूट सी थी, बहुत ज्यादा नहीं था, केवल वो उसको एक लर्निंग के लिए था कि जो चूहा है वो अपने सही रास्ते को कितनी जल्दी सीख लेगा, है ना। दूसरे रास्ते में जो गलत रास्ते थे वहां पर हल्का सा सेंसेशन था करंट का, और बिल्कुल सही रास्ते के एंड में जब वो पहुंचता है अपने पिंजरे से बाहर तो उसको खाना मिल जाता है। तो आप ये देखेंगे कि लगातार इस कंडीशन को करने के बाद सेम रास्ता, सेम पिंजरा, सेम खाना, है ना। तो सिचुएशन क्या थी कि चूहे ने बहुत जल्द ये सीख लिया था कि मुझे उस रास्ते से नहीं जाना जहां पर करंट लगेगा, मुझे इसी रास्ते से जाना जहां पर करंट नहीं लगेगा और मुझे जल्दी से खाना मिल जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन में दो बातें सामने आती हैं, एक पुरस्कार की, एक दंड की, कि आप अगर किसी व्यक्ति में इस तरह का व्यवहार डेवलप करना चाहते हैं जो अच्छा है, जैसे मान लीजिए आप किसी बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना चाहते हैं, किसी बच्चे को ये चाहते हैं कि उसको फटाफट किताब पढ़नी आ जाए, उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो आप वहां पर पुरस्कार का अरेंजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो पुरस्कार है वो भी एक वातावरणीय उद्दीपक होगा। क्योंकि वातावरण से तो सामान लेंगे आप बच्चे को मोटिवेट करने के लिए कि भैया अगर आप फर्स्ट आते तो आपको ये सपोज मोटरसाइकिल मिलेगी, कार मिलेगी, कुछ इस टाइप की चीजें जो बच्चे को अट्रैक्ट करें। या फिर आप उसके व्यवहार में कुछ ऐसी चीजों को रोकना चाहते हैं जो आपको गलत लगती है, जैसे कि कोई बच्चा सपोज नशा करता है या फिर स्कूल से भाग जाता है या फिर अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है, तो वहां पर पनिशमेंट या दंड का प्रावधान भी कहा गया कि सजा के डर से लोग वो काम नहीं करेंगे जो उन्हें नहीं करना चाहिए, और पुरस्कार पाने के लालच में वो करेंगे जो उनको करना चाहिए। हालांकि इन दोनों ही चीजों के अपने लाभ और हानि हो सकते हैं। वो आप बीइंग अ एजुकेशन स्टूडेंट चिंतन कीजिए कि किसी बच्चे को बार बार अगर आप केवल पुरस्कार के लालच में मोटिवेट कर रहे हैं चीजों को लेने के लिए तो वो कितना सही है, या फिर किसी को किसी बात से रोकने के लिए उसको पनिशमेंट दे रहे हैं वो कितना सही है ना। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। अच्छा देखिए, मैंने तो अब कबूतर का देखेंगे आप, स्किनर ने ही कबूतर पर भी जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए थे। बल्ब जल जाता है जब वो अपने राइट साइड में आता है, और फाइनली आप ये पाएंगे कि कबूतर जो है वो पूरा चक्कर नहीं काटेगा, ऑपोजिट साइड में हल्का सा मूव करेगा और बल्ब जो है वो जल जाएगा। ओके, तो अब आप देखते हैं कि व्यवहारवाद और सीखना, आपने कंडीशन देख ली ना कि चाहे वो पैवलोव हो, चाहे वो स्किनर हो, चाहे वो थॉर्नडाइक हो, वो चीजों को फिक्स करके एक वातावरण में कुछ पर्टिकुलर चीजों को रखकर फिर कोई एक्टिविटी करते हैं और फिर ये प्रूव करते हैं कि वहां पर उनकी लर्निंग हो रही है। इस सीखने का या व्यवहारवाद में या व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है उसमें सीखने की प्रक्रिया जो है वो किस तरह चलेगी, अब उसको देख लेते हैं एक बार। कि ज्ञान एक निश्चित इकाई, ठीक, आप कीजिएगा। ज्ञान एक निश्चित इकाई है जिसके लिए उद्दीपक बाहर से प्राप्त किया जा सकता है। व्यवहारवाद ने ये कहा कि हम जो भी चीजें सीखते हैं वो बिल्कुल स्पेसिफिक है, यानी कि ये भी यहाँ पर कह सकते हैं हम कि व्यवहारवाद कहता है कि आप हर वक्त नहीं सीख रहे होते। जैसे कि हमने शुरू में जब बात की थी कि सीखना क्या होगा, आपके व्यवहार में परिवर्तन जो कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन व्यवहारवाद के थ्रू क्या है कि ज्ञान एक निश्चित इकाई है। आपके दिमाग में जब भी आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं एक स्पेसिफिक, एक सुनिश्चित उद्देश्य होता है कि हमें इस बच्चे को या इस व्यक्ति को या इस जानवर को ये पर्टिकुलर चीज सिखानी है,
हमें उसके हिसाब से वातावरण बनाना है, उसके हिसाब से उद्दीपकों का चयन करना है और उस पूरी प्रक्रिया पर चलना है, तभी वो व्यक्ति उस चीज को सीखेगा। तो व्यवहारवाद जो है वो ज्ञान को थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि लिमिट कर देता है, एक सीमित सीमा में रखता है। ठीक है, तो ज्ञान एक निश्चित इकाई हो जाती है, एक पर्टिकुलर चीज को आप ज्ञान कहते हैं कि भैया ये सिखाना है, जो आपका उद्देश्य है वही आपका ज्ञान है व्यवहारवाद के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसके लिए हमें बाहरी वातावरण से उद्दीपक लेने ही पड़ते हैं। ठीक, नंबर 2, इसमें सीखने के लिए और दूसरी बात क्या कही गई कि सीखने का अभिप्राय केवल तथ्यों, कौशलों एवं अवधारणाओं का अर्जन करना है और सीखने का कोई भी मतलब नहीं होगा। यानी कि अगर व्यवहारवाद के हिसाब से हम देखें तो अगर आपको कोई चीज याद हो गई है, कोई तथ्य, कोई प्रस्ताव आपने याद कर लिया, कोई एप्लीकेशन आपने याद कर ली, कोई चैप्टर आपने याद कर लिया, या कोई कौशल, कोई पर्टिकुलर काम करना आपने सीखा, कंप्यूटर चलाना सीख लिया है, कार ड्राइव करनी सीख ली है, साइकिल बनाना सीख लिया है, या फिर अवधारणाओं का अर्जन, आपने कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है, तो हम ये कहें जब तक अवधारणाओं की फिर अगेन वो उपयोग तो आप कर ही पाएंगे, लेकिन केवल यही चीज है, तथ्य, कौशल और अवधारणाओं को अगर आपने अर्जन कर लिया है, आपके अंदर समाहित हो गए हैं, वो आपके व्यवहार में वो परिवर्तन आ गया है, तो केवल वही सीखना होगा। जबकि मैं फिर आपको कह रही हूँ कि व्यवहारवाद के इस अर्थ के हिसाब से सीखना जो है वो बहुत सीमाओं में बन गया। तीसरा बिंदु था कि सीखने का अभिप्राय तथ्यों, कौशलों एवं अवधारणाओं का हस्तांतरण करना है। ऊपर क्या था, अर्जन करना है, हम खुद से सीख रहे हैं, अपने अनुभव से सीख रहे हैं, करके सीख रहे हैं। दूसरे पॉइंट में क्या है कि वो हस्तांतरण करना है, मतलब जो आपके अध्यापक हैं या जो गुरु हैं या जो भी बड़े लोग हैं या जिनकी भी जानकारियां किसी भी पर्टिकुलर विषय में आपसे ज्यादा है, वो आपके पास उन अवधारणाओं का हस्तांतरण करते हैं, उन चीजों को आपको समझाते हैं, सिखाते हैं या फिर आपको देते हैं। तो अब फिर अगेन सीखना क्या होगा, एक पर्टिकुलर प्रक्रिया होगी जिसमें कोई बंदा कुछ सिखाएगा और वो सामने वाला बंदा वही सीखेगा जो उसको सिखाया जा रहा है, वो और भी चीजें उसके साथ साथ सीखी जा रही हैं, इसके बारे में नहीं समझे या उसको वो सीखने में शामिल नहीं कर रहे। आप समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए कुत्ते ने सीखा क्या था, घंटी बजी, खाना आया, लार टपकी। ठीक, यानी कि घंटी बजी और खाना आया, हमने ये माना कि कुत्ते ने सीख लिया। लेकिन पेवलोव ने जब इस एक्सपेरिमेंट को बहुत कंटिन्यू, एक लंबे समय तक कंटिन्यू किया, तो फिर ये सिचुएशन भी आई कि घंटी बजी और लार नहीं टपकी, यानी कि जब कई दिन तक लगातार घंटी बजने के बाद खाना नहीं दिया गया तो कुत्ते के मुंह से लार नहीं टपकी। तो वो जो सिचुएशन बनी यहाँ पर व्यवहारवाद के सीखने के अकॉर्डिंग कहीं पर पीछे छूट गए। समझ रहे हैं आप। चौथे नंबर पर है शिक्षार्थी ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होता है, वह केवल अनुकरण करता होते हैं। व्यवहारवाद ने यह माना कि बच्चा अपने आसपास, समाज से और अपने अनुभव से कुछ भी नहीं सीखता है, उसको केवल वही समझ आएगा या वो केवल वही सीखेगा जो कि उसका टीचर या उसके जो बड़े लोग हैं वो उसको सिखाएंगे। और वो क्या सिखाएंगे, उसका भी उनके मन में, माइंड में जो है पूरा माइंड मैपिंग होता है, एक पूरी स्थिति बना लेते हैं वो कि हमें इस बच्चे को, जैसे मान लीजिए सुबह जल्दी उठना सिखाना है, तो व्यवहारवाद ये मानेगा जब कोई बच्चा जल्दी उठने लगेगा खुद से, व्यवहारवाद के अकॉर्डिंग उस बच्चे ने जल्दी उठना सीख लिया। ठीक, लेकिन उस जल्दी उठने सीखने के साथ उसके क्या अनुभव जुड़े होंगे, उसे अच्छा अनुभव हुआ, खराब हुआ, या वो उठने के बाद और क्या क्या काम करता है, क्या चीजें करेगा, उन सब चीजों के बारे में व्यवहारवाद बात नहीं कर रहा है। उसने अपना एक स्पेसिफिक उद्देश्य बनाया था, सुबह जल्दी उठना सीखना, तो उसने बच्चे ने सीख लिया, तो बच्चे की लर्निंग कंप्लीट हो गई, खत्म हो गई। उसके साथ जुड़े हुए संदर्भगत तथ्यों की बात जो है वो व्यवहारवाद नहीं देख रहा था, वह केवल अनुकरण करता होते हैं। यानी कि उसने ये माना कि जो भी व्यक्ति सीख रहा है वो अपने तरफ से कोई तर्क, कोई अनुभव उसमें ऐड ऑन नहीं करता है, उसको केवल जो रास्ता बताया जाता है वो उसी रास्ते पर चलता है। या फिर ये भी कह सकती हूँ कि व्यवहारवाद जो है वो जो भी शिक्षार्थी है, जो भी सीखना चाहते हैं या जो सीख रहे हैं, उनके अंदर जो रचनात्मकता होती है, उस रचनात्मकता के विषय में वो बात नहीं करते। अब ये प्रश्न हमारे मन में आ सकता है कि ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि अगर हमें कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए आप कोई मूवी देख रहे हैं, आपको हमने मूवी देखना सिखाना था, मूवी देख लिया आपने, मूवी देखना सीख लिया, ठीक,
लेकिन उस मूवी को देखने के बाद आपके विचारों पर, आपके व्यवहार पर, आपकी सोच पर, आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में अगर हम बात नहीं करते हैं तो भी इसका मतलब ये नहीं कि आप पर प्रभाव नहीं पड़ा होगा। कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज देखता है, कोई भी अनुभव करता है, किसी भी जगह पर जाता है, तो वो केवल एक चीज नहीं सीखता होता ना, बहुत सारी चीज लोगों के संपर्क में आता है, बहुत सारी चीजों को टच करता है, बहुत सारी चीजों को देखता है, तो उसके ज्ञान में या वो उसके सीखने में बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, सिर्फ वो एक स्पेसिफिक उद्देश्य नहीं होता। और ये व्यवहारवाद की क्या कहूँ, व्यवहारवाद का एक नकारात्मक बिंदु या फिर उसकी आलोचना में आप शामिल कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होता। लेकिन व्यवहारवाद ऐसा मानकर चलता है कि बच्चा जो है वो खुद से कुछ नहीं करता, खुद अपने कोई लॉजिक्स वो डेवलप नहीं करता, बल्कि वो केवल निष्क्रिय रहता है, यानी कि आंख बंद करके बैठता है, जो टीचर ने बताया दैट्स राइट, और उसके अलावा कोई लॉजिक बच्चे में डेवलप नहीं होता है। बच्चा केवल फॉलो करता है, वो फॉलोवर है, ऐसा व्यवहारवाद मानता है। फिर शिक्षक एक प्रबंधक की भूमिका में होता है। नो डाउट कि जब हम बात कर रहे हैं कि बच्चा निष्क्रिय प्राप्त करता है और वो केवल फॉलो करेगा अपने टीचर को, तो जो टीचर है वही सेंटर में रहेगा, यानी कि सोर्स ऑफ नॉलेज कौन है, टीचर। सबसे ज्यादा ज्ञान किसको है, अध्यापक को है। कैसे सिखाएंगे, अध्यापक को पता है। क्यों सिखाएंगे, अध्यापक को पता है। क्या सिखाना है, अध्यापक को पता है। बच्चों को तो सिर्फ क्या करना है, जो अध्यापक ने कहा उस बात को एज इट इज मान लेना है। तो जो शिक्षक है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, और बच्चे की इच्छा, रुचि, उसका पूर्व ज्ञान, उसकी जो शारीरिक मानसिक क्षमताएं हैं, वो उन सब चीजों के बहुत ज्यादा मायने नहीं रहते। तो मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली होता क्या है इसमें कि शिक्षक प्रबंधक की भूमिका में है, वही आपको आप सारी बातें बताएगा, वही आपको सारा ज्ञान देगा, गलत जवाबों को सही करता है। बच्चा गलती ही करेगा या फिर उसको नहीं ही आता ये मानकर चलेगा व्यवहारवाद, और टीचर जो है वो सारी चीजों को रेक्टिफाई करेगा। रेक्टिफाई मतलब सब चीजों को सही करेगा। ठीक, ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्या बच्चे में रचनात्मकता का विकास होगा, क्या वो अपने प्रश्न पूछ पाएगा, या फिर ये कहूं कि क्या बच्चे के मन में प्रश्न आएंगे, शायद नहीं आएंगे। क्योंकि जब अध्यापक इस तरह के वातावरण में व्यवहारवाद के अकॉर्डिंग ऐसी कंडीशंस बना लेगा, तो बच्चे का दिमाग भी कंडीशनड हो जाएगा ना। उसके दिमाग में अगर ये माइंडसेट बन गया कि जो टीचर ने कहा है वही होगा, तो वो भी वही सीखेगा, वही सिद्ध करेगा। क्योंकि हम ये मानकर ही चल रहे हैं इसमें कि जो शिक्षार्थी है वो ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता है। अंतिम बिंदु है इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है और जो बालकों के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसमें साथियों की भूमिका का आकलन, माफ कीजिए इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें बालकों की साथियों की भूमिका का आकलन नहीं किया जाता। यहाँ पर नई शब्द नहीं है, उसमें एड ऑन करना है कि बालकों की साथियों की भूमिका का आकलन नहीं किया जाता, कि बच्चे पर उसके पीयर ग्रुप का, उसके दोस्तों का, उसके आसपास के जो लोग हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय में कोई भी बातचीत नहीं की जाती। जबकि और क्यों नहीं की जाती, क्योंकि हमने ये मान लिया कि हमें किसी व्यक्ति को जो भी सिखाना है हम उसके हिसाब से वातावरण बनाएंगे, वातावरण से केवल वही चीज उठाएंगे जो उस व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले होंगे। फिर हम प्रक्रिया भी वही इस्तेमाल करेंगे इंडिविजुअल लेवल पर, हर बच्चे के साथ कि भाई आपको ये चीज सिखानी है, ऐसे सिखानी है। तो हर चीज नियमों में बंधी हुई है, और इस नियमबद्धता की वजह से ही क्या होता है, बच्चा फिक्स होने लगता है। तो कक्षा के बालकों के साथ बच्चे का इंटरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हम उसको नियमों में बांध कर लेकर चल रहे हैं। तो ये व्यवहारवाद का ये भी एक आलोचनात्मक बिंदु है कि उसमें सामाजिक संदर्भों के बारे में, व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में, उसकी अपनी समझ के बारे में कोई भी बातचीत नहीं की जाती। आप कहेंगे कि अब जो ये व्यवहारवाद वाला सीखना है, इसमें हमने क्या, इसका लाभ क्या है? इसका लाभ सिर्फ यही था कि बच्चे जो है वो स्पेसिफिकली उस चीज को जल्द से सीख पाते हैं जो हम उनको सिखाना चाह रहे हैं। नुकसान क्या है, इसमें बालकों की अपनी क्षमताओं का जो है वो विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो आपने देखा कि आप कैसे समझेंगे, कैसे सीखेंगे चीजों को व्यवहारवाद के अकॉर्डिंग। इसमें बहुत सारे दृष्टिकोण होते हैं बेटा कि कैसे कैसे हम सीख सकते हैं, कैसे कैसे हम समझ सकते हैं। तो व्यवहारवाद ने सिर्फ ये कहा आप कंडीशन लगाइए, आप एक
आप एक विशेष तरह के वातावरण का निर्माण कीजिए। उस वातावरण में आपको क्या सिखाना है उससे संबंधित उद्दीपक या वस्तुओं का चयन कीजिए और फिर उस पर्टिकुलर प्रक्रिया के साथ समयबद्ध तरीके से, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है ना, समयबद्ध तरीके से काम कीजिए तो आप बच्चे को वही सिखा पाएंगे जो आप सिखाना चाहते हैं और 100% सिखा पाएंगे। और रिवीजन क्यों जरूरी है? क्योंकि पैवलोव की एग्जांपल में मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे बात की कि कुत्ते ने घंटी के बजने से खाना मिलेगा ये सीख लिया था, इसीलिए खाना नहीं आने पर भी घंटी बजी, कुत्ते की लार टपकी। लेकिन जब इसी चीज को बार बार रिपीट किया गया, घंटी बजी, खाना नहीं आया, लार टपकी, फिर घंटी बजी, खाना नहीं आया, फिर भी टपकी, लेकिन अब लार की जो मात्रा थी वो थोड़ी सी कम हो रही थी और फिर धीरे धीरे वो लार टपकना बिल्कुल बंद हो गया था। अब कुत्ते ने क्या सीखा? घंटी बजते पर खाना नहीं आता। ठीक, तो दोनों ही तरीके से आपने सीखा कि कंडीशन जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें, प्लस समय के अनुरूप या एक निश्चित समय सीमा के आधार पर पुनरावृत्ति करना भी। ठीक, इसके बाद है दूसरा दृष्टिकोण कि हम कैसे सीखते हैं और वो क्या है? संज्ञानात्मक सीखना। अब संज्ञानात्मक सीखना में क्या आएगा? संज्ञान, आपके सेंसेशनल पार्ट्स, आपकी इंद्रियों के माध्यम से जब हम चीजों को सीखते हैं तो उसको हम संज्ञानात्मक सीखना के नाम से जानते हैं, जैसे कि आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, इनके माध्यम से आपको चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। तो विभिन्न अनुभवों या अपने संवेगी अंगों व विचारों के माध्यम से प्राप्त सूचना, आपने कोई चीज सुनी, आपने देखा कि सपोज आप कोई गाना सुन रहे हैं, है ना, आपने क्या क्या सुना उसमें, उसका म्यूजिक कैसा है, संगीत कैसा है, गाने वाले की आवाज कैसी है, नंबर 3 जो गाया गया है वो शब्द कौन से हैं, नंबर 4 उन शब्दों के अर्थ क्या हैं। ये सारी चीजें मिलकर, ये सारी चीजें क्या है, कैसा संगीत है, एक सूचना है। मान लीजिए क्लासिकल म्यूजिक है, किसने गाया है, सिंगर का नाम, एक सूचना है आपके पास। किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, एक सूचना है कि वो हिंदी में है या फिर किसी क्षेत्रीय भाषा के शब्द है। उसका अर्थ क्या है, ये एक सूचना है। आपको ये सारी सूचनाएं मिली हैं। तो विभिन्न अनुभवों या संवेदी अंगों या विचारों के माध्यम से प्राप्त सूचना, विचारों के माध्यम से प्राप्त सूचना मतलब आपने समाचार पत्र में कोई खबर, कोई समाचार सुन लिया है, कोई पढ़ लिया है ना, या फिर आपको किसी ने कोई बहुत अच्छी सी चीज गिफ्ट की है, आपके बारे में कुछ बहुत अच्छी सी बात बोली है, वो सब सूचनाएं हैं। आपने वो सुना और मन में, आपके मस्तिष्क में उसका मंथन शुरू हुआ, आपने उसको ग्रहण कर लिया कि हाँ ये सारी सूचनाएं 1 2 3 4, सिर्फ सुनने से रिलेटेड बात कर, है ना। तो अब इन चारों को मिलाकर एक कंक्लूजन पर आप क्या पहुंचे, संगीत अच्छा था या बुरा था, गाना अच्छा था, सिंगर की आवाज अच्छी थी, खराब थी, न्यूट्रल थी, शब्द प्रभावी थे, अप्रभावी थे, कॉन्टेक्चुअल थे या नहीं थे, संदर्भगत थे या नहीं थे, उनका आपके जीवन से कोई संबंध है कि नहीं है, आपके चिंतन प्रक्रिया पर, आपके व्यवहार पर उसका कोई प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। ये जब सारी सूचनाएं इकट्ठी मस्तिष्क में प्रक्रिया में आना शुरू होंगी, एक चक्र में आना शुरू होंगी, तो आप अल्टीमेटली किस पर पहुंचेंगे कि ये बहुत अच्छा गीत है, आपको भी सुनना चाहिए, आप इसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि एक संज्ञान अपनी इंद्री के माध्यम से या अपने इंद्रियों के माध्यम से जो अलग अलग सूचनाएं हमें बाह्य पर्यावरण से मिली, उनके आधार पर हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे। तो ये जो पहुंचना था, पूरी प्रक्रिया थी, ये आपका संज्ञानात्मक सीखना के अंतर्गत आता है। तो संज्ञानात्मक सीखने के स्तर कितने हैं? आई थिंक आपको समझ आया होगा कि संज्ञानात्मक सीखना क्या होगा। आप कहीं से भी कोई भी जानकारी प्राप्त करते हैं, उस जानकारी को सुनते हैं, अलग अलग प्रकार की जानकारियों की समानताएं अब दिमाग में चलती हैं, वो सब चीजें ना, कि समानताएं ढूंढी, उनके अंदर विभिन्नताएं ढूंढी, कहाँ कहाँ पर समान है, कहाँ कहाँ पर अलग है, अच्छी है, बुरी है, उस तरह का विश्लेषण दिमाग में चलता है। तो उससे आप जिस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं वो आपका सीखना है। ठीक, तो 3 चीजें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 समझना, क्योंकि जानकारियां तो बिखरी पड़ी हैं, पूरे पर्यावरण में बिखरी पड़ी है। आप घर में हैं, घर से बाहर हैं, सड़क पर हैं, पार्क में हैं, किसी रेस्टोरेंट में है, किसी मूवी सिनेमा हॉल में है, कहीं पर भी है,
जानकारियां बिखरी पड़ी हैं। जब वो जानकारियां आप ग्रहण करने लगते हैं अपने स्तर पर, तो सबसे पहले आप उसको समझते हैं कि ये है क्या, और वहां पर आपका जो पूर्व जानकारी है उस चीज के बारे में, उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब आपको ये समझ आने लगता है, अपने पूर्व ज्ञान से उसको रिलेट करते हैं, आप उसकी अच्छाइयां बुराइयां, उसके जो उसका जो विश्लेषण है वो करने लगते हैं, तो फिर वो आपकी स्मृति में आता है। स्मृति मतलब आपको 4 इंफॉर्मेशन आई थी, 5 आई थी, 6 आई थी, उन सब चीजों को जाना आपने, और फिर उनके बारे में सह संबद्धता, उनका कोरिलेशन आपस में जुड़ना शुरू होता है, और उस कोरिलेशन के बाद आप व्यवहारिक रूप से उसको उपयोग में ला पाते हैं। जैसे कि मैंने अभी भी आपको एग्जांपल दिया कि जब हम गाने की बात कर रहे थे, कि आपने उसको आगे फिर फॉरवर्ड कर दिया अपने दोस्तों में या पब्लिक में कि ये वाली चीज इस तरीके से बहुत बेहतर है, आप इसको देख सकते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा या मजा आएगा या जो भी चीजें हैं। तो ऐसी स्थिति में संज्ञानात्मक सीखने के 3 स्टेप्स चलेंगे या फिर लेवल्स चलेंगे, जो भी आप कह सकते हो। समझना, स्मृति, व्यवहारिक उपयोग। ठीक, मैं आपको 1 मिनट का पॉज दे रही हूँ। अगर आपको कोई भी प्रश्न आता है मन में, जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो पूछना चाहें अगर, तो आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी को नहीं पूछना है? और ये जितना भी टेक्स्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो आपके इसमें जो आपका स्टडी मटेरियल है उसमें अवेलेबल है, तो आप जरूर रीडिंग कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में जो भी प्रश्न आपके मन में आए वो प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बार बार आपको ये बात इसलिए कह रही हूँ प्रश्न पूछने के लिए, क्योंकि जब आप खुद से पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो बहुत सारी क्वेरीज आपके मन में होंगी। अगर आप साथ साथ पूछ लेंगे तो बहुत बढ़िया है, तो आप चीजों को जो है बहुत बेहतर तरीके से जो है वो लेकर चल सकते हैं। ठीक है, फिर जो संज्ञानात्मक वाली जो हमने बात की थी अभी, इसमें आप एक चीज और भी देख सकते हैं कि पूरा जो सिस्टम है आपका, ये एक, जैसे व्यवहारवाद में क्या था कि आपने खुद एक वातावरण को जो है वो कंडीशनल किया था, कुछ चीजें वहां पर निर्धारित की थी। ऐसे ही संज्ञान में क्या है, हम इसमें कोई कंडीशन नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी जानकारी को ज्ञान में बदलने के लिए, किसी भी सूचना को ज्ञान में बदलने के लिए या सीखने में बदलने के लिए हम हमारे मस्तिष्क में किस तरह की प्रक्रिया चलती है। आप इसको एक कंप्यूटर के माध्यम से भी समझ सकते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है इन जनरल, तो आपने देखा भी होगा कि उसमें कोई चीज आप इनपुट करते हैं, हमें एक चीज उसमें डालनी होती है, फिर वहां पर वो प्रोसेसिंग होती है और फिर उसका आउटपुट निकलता है। तो बेसिकली संज्ञानात्मक में भी यही करते हैं, आप अपनी इंद्रियों के माध्यम से चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, यानी कि सूचनाओं का एकत्रण करते हैं, फिर उस एकत्रण को ग्रहण करते हैं यानी कि समझते हैं, फिर वो आपकी समझने की प्रक्रिया में एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जिसको आप अपने भविष्य में, भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो आपका संज्ञानात्मक सीखना होगा। मोटे मोटे रूप से आप ये समझ लीजिए कि व्यवहारवाद में आप टोटली अपने वातावरण पर डिपेंड करते हैं, और संज्ञानात्मक सीखने में आपकी जो अपनी इंद्रिय क्षमता है उस पर निर्भर करती है। संज्ञानात्मक लर्निंग में भी या सीखने में भी ये बात बिल्कुल सुनिश्चित है कि ज्ञान जो है वो एक स्पेसिफिक चीज होती है, क्योंकि हालांकि अगर आप दर्शन शास्त्र के हिसाब से देखेंगे तो ऐसा नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर आपको लिमिट होकर समझना है कि संज्ञान भी यही कहता है कि ज्ञान का मतलब है एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, एक पर्टिकुलर अनुभव, एक पर्टिकुलर तथ्य, जिसको प्राप्त करने के लिए हमें वातावरण में ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है, चाहे वो सुनने में हो चाहे वो देखने में हो। नंबर 2, इसमें भी हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक, कुछ निश्चित नियमों का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, इसमें भी ये माना जाता है संज्ञान में भी कि यहाँ पर ज्ञान का हस्तांतरण किया जाता है, यानी कि ज्ञान को दिया जाता है,
खुद से आप ज्ञान को नहीं क्रिएट करते, समझ रहे हैं? संज्ञान में भी आप दूसरे बाहर से कोई सूचना ली आपने, उस सूचना का मंथन किया, समझा और वो आपका ज्ञान बन गया, समझ रहे हैं आप? तो वो ज्ञान का क्रिएशन नहीं हुआ है, आपने वातावरण के माध्यम से उसको अपने अंदर समझा है, जाना है। लेकिन व्यवहारवाद से यहाँ पर अलग है कि व्यवहारवाद में हमने कहा कि जो शिक्षार्थी, जो सीखने वाला व्यक्ति है, वो बिल्कुल निष्क्रिय है, उसको कोई भी एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है, वो केवल फॉलोवर है। लेकिन यहाँ पर क्या है, संज्ञान है। संज्ञान मतलब आपकी इंद्रिय क्षमता है, आपके व्यक्तिगत क्षमताओं की बात कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति की अलग होती है। यहाँ पर जो व्यक्ति देख रहा है वो एक सक्रिय भूमिका में है, किसको क्या देखना, समझ रहे आप? तो जो शिक्षार्थी है वो उपयोग भी करता है अपनी सूचनाओं का, ग्रहण भी करता है उनको, और अपने हिसाब से इसको मैनिपुलेट भी कर लेता है चीजों को। क्योंकि मान लीजिए उसने कोई गाना सुना और उसने अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर दिया, भैया मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया ये, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जो सीखने वाला व्यक्ति है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका आती है, और शिक्षक जो है वो एक स्टेप व्यवहारवाद की तुलना में कम होता है, ठीक? या फिर वो ये कहूँ कि वो हेल्प, एक फैसिलिटेटर के रूप में होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर टीचर फैसिलिटेट जब करेगा तो क्या करेगा कि जो भी मिस्टेक्स हैं उनको ठीक करने में हेल्प करेगा। हो सकता है हमारी व्याख्याओं में कुछ प्रॉब्लम है तो अध्यापक जो है उसको समझाएंगे कि ये चीज इस तरीके से समझी जा सकती है। और अब जो संज्ञान की हम बात कर रहे हैं, व्यवहार में तो बिल्कुल ही इंडिविजुअल लेवल पर बात कर रहे थे, है ना, कंडीशन कर दिया था, चीजों को बिल्कुल फिक्स कर दिया था। संज्ञान में क्या है, चूंकि हम चीजों को देख पाते हैं तो चीजें तो यहाँ पर भी फिक्स ही है व्यक्तिगत स्तर पर। समाज की कोई भूमिका संज्ञानात्मक स्तर या संज्ञानात्मक सीखना भी बहुत ज्यादा नहीं मानता है, लेकिन फिर भी कभी कभी जो है वो वातावरण में अगर कोई ऐसा चिरपरिचित चेहरा या चिरपरिचित चीजें होती हैं तो वो आपके समझने की जो गति है उसको बढ़ाने में मदद करती है। तो जो संज्ञानात्मक शिक्षण है या संज्ञानात्मक सीखना है वो इंडिविजुअल होते हुए भी सोसाइटी बेस्ड है। तो आपने यहाँ पर क्या सीखा कि व्यक्तिगत स्तर पर हम चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनके बारे में विश्लेषण करते हैं और तब चीजों को सीखते हैं, ठीक? अगर आपको ये दोनों पॉइंट समझ आ गए हैं तो आप अगले वाले पॉइंट को जो है वो बहुत अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं। आपका यहाँ तक अगर कोई प्रश्न मुझसे है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं फिर कह रही हूँ। और आज कोई भी बच्चा प्रश्न जो है वो नहीं पूछ रहा है, ओके? तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपनी क्लास को अभी कि तीसरा जो सिद्धांत है सीखने का वो है संरचनावादी सिद्धांत। संरचना मतलब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कोई चीज, नाम से ही जाहिर है कि हम अपने ज्ञान को खुद से निर्मित कर रहे हैं। यानी कि अब हम बच्चे को ऐसा नहीं मानेंगे कि बच्चा बिल्कुल शांत है, वो कोई भी अपना विचार नहीं देगा, कोई भी अपना अनुभव नहीं बताएगा, बल्कि अपने विचार भी देगा, अपने अनुभव भी बताएगा। और अपने अनुभवों के आधार पर जब वो किसी कार्य को करता है, किसी अनुभव से गुजरता है, तो वो पहले से जो स्थापित ज्ञान है उसमें अपनी चीजों को ऐड भी करता जाता है, यानी कि वो ज्ञान का विस्तार भी करता जाता है। तो जो सीखने का संरचनावादी सिद्धांत रहेगा वो ज्ञान को एक फिक्स्ड इकाई नहीं मानेगा, क्योंकि जो सीख रहा है वो उस पहले से स्थापित ज्ञान में अपनी चीजों को भी जोड़ता जाएगा। यानी कि अब जब हम संरचनावादी दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं तो सीखना क्या है, अलग अलग सूचनाओं के माध्यम से नए नए ज्ञान को निर्मित करना या नए ज्ञान का निर्माण करना संरचनावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। फिर है सामाजिक शिक्षा। अब आपको आई थिंक इसमें कोई परेशानी होगी नहीं, अगर है तो आप मुझे समझ सकते हैं कि संरचनावाद में भी यही है कि कोई भी व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर चीजों को व्याख्यायित करेगा। व्यवहारवाद में क्या किसी के अनुभव को शामिल किया गया था? नहीं किया गया। ऐसे ही जब हमने संज्ञानात्मकता की बात की तो भी व्यवहार को शामिल नहीं किया गया, उसके अनुभवों को उसके अनुभव को शामिल नहीं किया गया, व्यक्तिगत चिंतन को नहीं किया गया, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि को नहीं किया गया, उसकी शारीरिक मानसिक योग्यताओं को भी नहीं देखा गया। केवल आपने एक उद्देश्य का फिक्सेशन कर दिया, एक प्रक्रिया बना दी और बच्चे को कहा कि आपने ये वाली चीज सीखनी हुई है। हाँ, संज्ञानात्मकता में थोड़ा सा बच्चे को जो है फ्रीडम मिला यहाँ पर, और वो फ्रीडम ये था कि आपने
बच्चे को ये कहा कि भैया अब आप अपने अनुभवों के आधार पर देखो, लेकिन क्या देखना है इसका फिर से एक फिक्सेशन, क्या सुनना है इसका भी फिक्सेशन था। लेकिन जब हम तीसरे सिद्धांत पर या दृष्टिकोण पर बात करते हैं तो उसने ये नहीं कहा कि क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या समझना है। उसने एक पर्टिकुलर, उसने वातावरण में बच्चे को छोड़ा और कहा कि आपको इसके बारे में क्या अनुभव, क्या जानकारी है, और बच्चे ने अपनी वो चीजें बताई। तो जो पहले से ही थी, हो सकता है किसी क्षेत्रीय स्तर पर जो शिक्षक है उसे भी उस क्षेत्र के त्योहारों के बारे में या उसकी संस्कृति के बारे में, उसके मूल्यों के बारे में उतनी जानकारी ना हो, है ना। और बच्चा जब उस क्षेत्र के बारे में व्याख्यायित कर रहा है, अपना वर्णन दे रहा है, तो जो अध्यापक का ज्ञान है उसमें भी वृद्धि हो रही है। तो नए ज्ञान की रचना अध्यापक के लिए हो रही है। हालांकि वो सूचनाओं के माध्यम से रही है, क्योंकि संज्ञान में हम किस पर ज्यादा जोर दे रहे थे, सूचनाओं के आधार पर बात कर रहे थे। लेकिन अब वो सूचनाएं नियमों में बंधी हुई नहीं है, वो किसी बच्चे के या किसी व्यक्ति के अनुभवों से जुड़ी हुई है, उसकी क्षमताओं से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर जो ज्ञान है वो थोड़ा सा रचनात्मक चिंतन के साथ है। संरचनात्मकवादी दृष्टिकोण में व्यक्ति के समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, और जो आसपास बच्चे का वातावरण है, उसके साथी हैं, उनके जो अनुभव हैं वो भी उसके अनुभवों में वृद्धि करते जाते हैं। तो जो सीखने, ये तीसरा दृष्टिकोण है जिसको आप ये मानिए कि ऐसे भी सीखा जाता है। तो आज की क्लास का एंड में यहीं पर ही करना चाहूंगी, इस 3 बिंदुओं के साथ। जब हमने 3 चीजों के बारे में बात की, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण और संरचनात्मक दृष्टिकोण। अगर आपको ये तीनों आते हैं तो आप आने जो बाकी के 3 और सिद्धांत हैं उसको बहुत इजीली ग्रेस्प कर पाएंगे और सीखने के बारे में एक बहुत बढ़िया कंसेप्चुअल लेवल पर अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे। ठीक, आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी का दिन शुभ रहे, और अपनी बुक कलेक्ट करके उसे पढ़ना शुरू कीजिए, ताकि आपके मन में जो भी प्रश्न आए उसका समाधान हम यहीं पर कर पाए। आप सभी का कक्षा ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। Kanjan ma'am, should I leave the class? Hello, Kanchan ma'am. मीर भाई, जब तक हमारी क्लास लाइव है, अगर आप में से कोई भी बच्चा कोई भी बात पूछना चाहता है, किसी के भी मन में कोई भी क्वेरी है, क्योंकि जब आप लोग क्वेश्चंस पूछेंगे तो पढ़ाने में भी मजा आएगा और डिस्कशन में भी मजा आएगा। अदरवाइज आपको लगता रहेगा कि मैम ऐसे बोले जा रही है, मुझे पता नहीं चल रहा आपको कितना समझ आया कितना नहीं समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए प्रश्न छोड़ देते हैं हम अभी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।